बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज से हम एक न्यू वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। अब मैं आपको चैप्टर्स के लेक्चर्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। हम यूनिट 6 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर्स फ़िज़िक्स को समझने और एग्ज़ाम्स की तैयारी में हेल्प करेंगे। तो आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स से रिलेटेड तमाम मटेरियल टाइमली मिलता रहे। शुरू करते हैं यूनिट 6 का पहला लेक्चर। यूनिट 6 फ्लूइड मैकेनिक्स। यूनिट 6 में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी स्टेट करते हैं। लेकिन इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद अपना मेन टॉपिक अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, फ्लूइड का वर्ड हम रोज़ाना तकरीबन इस्तेमाल करते हैं। तो लेक्चर का आगाज़ इस क्वेश्चन से करते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। स्टूडेंट्स, फ्लूइड का नाम सुनते ही हमारे जहन में डिफरेंट तरह के लिक्विड्स आने लगते हैं, लाइक वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, पेट्रोल, हनी एट्सेट्रा। तो क्या ये सब के सब फ्लूइड्स हैं? तो यस, ये सब के सब फ्लूइड्स ही हैं। स्टूडेंट्स, सोचें ज़रा इन सब में क्या चीज़ कॉमन है। स्टूडेंट्स, आप ये कहेंगे कि सर इन सब की खूबी ये है कि ये फ़्लो कर सकते हैं, और दूसरी बात इन सब में ये कॉमन है कि इनको जिस भी शेप की वेसल में हम डालते हैं ना, ये उसी की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। अपनी शेप को ये मेंटेन नहीं कर पाते, यानी अपनी शेप में चेंज के अगेंस्ट ये रेजिस्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो बहुत वीक फोर्स के साथ आपस में बाउंड होते हैं। इसलिए तो इनको जिस भी शक्ल की बर्तन में आप रखते हैं, ये उसी की शक्ल अडॉप्ट कर लेते हैं। देयरफॉर हम लिक्विड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लिक्विड्स को यूँ डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी फ्लूइड्स को, कि द टाइप ऑफ मैटर व्हिच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन रेजिस्टिंग डिफॉर्मेशन एंड हैज़ एबिलिटी टू फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। या फ्लूइड्स को एक और अंदाज में भी डिफाइन किया जा सकता है कि फ्लूइड्स आपके पास वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें उनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, और उनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक होती हैं, और वो जिस भी कंटेनर में आपने इनक्लोज करके रखे होते हैं, तो वो उस कंटेनर की वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। तो होप्स हो कि ये फ्लूइड के बारे में ये दोनों डेफिनेशंस अब आपको समझ में आ गई होंगी। फर्दर एक और बात याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ज़रा सोचें कि जो-जो बातें हमने लिक्विड्स के लिए डिस्कस की हैं, क्या सारी की सारी ये खूबियाँ गैसेज़ और प्लाज़्मा में भी मौजूद नहीं होती? तो आप कहेंगे यस सर, ये तो उसमें भी मौजूद होती हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि फिर फ्लूइड्स में आपके पास जहाँ पे लिक्विड्स आते हैं, वहीं पे हमारे पास गैसेज़ भी फ्लूइड्स हैं, और वहाँ पे हमारे पास प्लाज़्मा भी फ्लूइड में ही आता है। बात याद रहेगी अब? तो उम्मीद है कि आपको फ्लूइड का कंसेप्ट जो है वो अब क्लियर होगा। हम नेक्स्ट टर्म को डिफाइन करते हैं, व्हिच इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लूइड, आइदर स्टैटिक और फ्लोइंग। जिसमें हम फ्लूइड को या तो रेस्ट में या फ्लो करते हुए स्टडी करेंगे, वो कहलाती है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने दो बातें कर ली कि हमने फ्लूइड को स्टडी करना है या स्टैटिक कंडीशन में या फ्लोइंग कंडीशन में। दैट्स वाई फ्लूइड मैकेनिक्स को आप आगे मजीद दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है फ्लूइड स्टैटिक और दूसरी है फ्लूइड डायनामिक। स्टूडेंट, फ्लूइड स्टैटिक क्या होगा? स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, बिल्कुल सिंपल सी बात। और फ्लूइड डायनामिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। स्टूडेंट, फ्लूइड डायनामिक्स में एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि फ्लूइड डायनामिक्स में हम अ, जो फ्लूइड है उसकी मोशन तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड से मूव कर रहा है तो उसकी मोशन की स्टडी भी फ्लूइड मैकेनिक्स में ही आती है। मसलन एक पर्सन अगर पैराशूट से नीचे लैंड कर रहा है, तो पर्सन तो सॉलिड है, लेकिन वो मूव एयर से कर रहा है, जो कि एक गैस है, यानी कि एक फ्लूइड। तो इस तरह की सिचुएशन में जिसमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड से मूव करे, तो इसकी स्टडी भी फ्लूइड डायनामिक्स ही कहलाती है। इसी तरह एक बोट अगर रिवर में चल रही है, तो इसकी स्टडी भी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंडर ही आती है। बात समझ में आ गई है? अब यहाँ दो आसान सी बातें मज़ीद ये हैं कि अगर हम किसी लिक्विड की मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो वो वाली जो फ्लूइड मैकेनिक्स होगी उसको हम बोलेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। यानी स्टडी ऑफ लिक्विड्स इन मोशन आपके पास क्या कहलाती है? देखें, फ्लूइड डायनामिक्स में हमने जनरली कह दिया कि स्टडी ऑफ फ्लूइड्स। अगर वो फ्लूइड हमारे पास एक लिक्विड है और उस वो मूव कर रहा है, तो उसकी स्टडी कहलाएगी हाइड्रोडायनामिक्स। और अगर वो फ्लूइड हमारे पास एक गैस है, तो उसकी स्टडी कहलाएगी एरोडायनामिक्स। तो आई गेस कि ये सब टर्म्स आपको क्लियर होगी। अब हम अपना मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं, विच इज़ इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स।
अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल या अर्शिमिदस प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि शिप्स जो कि साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं और वेट कई टन होता है, इसके बावजूद वो वाटर की सरफेस पे कैसे फ्लोट करती हैं? जबकि एक नीडल बहुत लाइट वेट और साइज़ में भी कम होने के बावजूद पानी में डूब जाती है। ऐसे ही एक हाइड्रोजन फील्ड बैलून एयर में कैसे फ्लोट करने लगता है ऊपर की जानिब। एक मग में अगर पानी भर के उसको हम बाल्टी में डुबोते हैं और उसके वेट को हम तब उस पानी के अंदर फ़ील करें तो वो हमें लाइट वेट फ़ील होता है। क्यों कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में ही तैरती रहती हैं? वेल, इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर समझने के लिए हमें अपथ्रस्ट का कंसेप्ट सीखना होगा। बच्चों, इस फिगर को गौर से देखें। ये बेसिकली आगे आने वाले टॉपिक की फिगर है, लेकिन ये आपको अपथ्रस्ट को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी। स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक छोटे से सिलेंडर को पानी में डिप किया हुआ है। आप देखें कि अभी ये कम गहराई में मौजूद है। सिलेंडर के ऊपर वाटर कम मिकदार में है, इसलिए वाटर की ये लेयर ऊपर से इस पे कम प्रेशर लगाएगी, ये वाली लेयर। अगर आप इसकी सरफेस के ऊपर देखें तो यहाँ पे जस्ट 3 लेयर्स मौजूद हैं। जबकि नीचे पानी ज़्यादा है इसलिए नीचे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। अब अगर इस सिलेंडर को जितना मैं गहराई में लेके जाता रहूँगा, तो ऊपर वाटर की लेयर जो है वो ज़्यादा होती रहेगी और नीचे क्या हो जाएगी? कम। तो ऊपर से प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी डेप्थ में जितना हम जाएँगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ये बात समझ में आ गई? सो लेट्स से कि ऊपर की तरफ फ़ोर्स F1 लग रही है। इस प्रेशर P1 की वजह से ऊपर की जानिब फ़ोर्स लग रही है F1, जो इसको डुबोने की कोशिश कर रही है। जबकि नीचे से ऊपर की तरफ फ़ोर्स लग रही है F2, जो कि इसको राइज़ करने की ट्राई कर रही है। अभी क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है तो ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाली फ़ोर्स F1 ये क्या होगी? ये कम होगी। जबकि नीचे से ऊपर की जानिब प्रेशर ज़्यादा है, तो नीचे से ऊपर की जानिब लगने वाली ये जो फ़ोर्स है F2 वो ज़्यादा होगी। तो अभी कोई हमसे ये पूछे कि इस सिलेंडर पे टोटल कितनी फ़ोर्सेज़ लग रही हैं? तो हम बोलेंगे सर 2 फ़ोर्सेज़ लग रही हैं। F1 जो है वो ऊपर से नीचे की जानिब और F2 जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब लग रही है। तो टोटल फ़ोर्सेस यानी नेट फ़ोर्स कितनी होगी? तो यू विल से F2 प्लस F1। लेकिन गौर से बात को अगर देखा जाए तो F1 और F2 तो अपोज़िट डायरेक्शन में हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक नेगेटिव साइन यहाँ पे साथ में लगाना पड़ेगा। तो इस पे लगने वाली नेट फ़ोर्स कितनी हो जाएगी? F2 माइनस F1। स्टूडेंट्स, अब बात जो है वो गौर से समझने वाली है। आप लोग जानते हैं कि जैसे अभी हमने कहा कि नीचे प्रेशर क्या है ज़्यादा, तो F2 क्या है? वो ज़्यादा। तो F2 ज़्यादा है ना और F1 कम है, इसलिए F2 में से F1 को माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे जो बेसिकली हमने कहा ना F2 माइनस F1, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि F2 ज़्यादा है और F1 कम है, इसलिए हम F2 में से F1 को माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। स्टूडेंट्स, F2 ज़्यादा है ना ये वाली, इसमें से F1 निकालने के बाद बी सिलेंडर पे इफ़ेक्ट कौन-सी वाली फ़ोर्स का बचेगा? आई रिपीट माय क्वेश्चन कि F2 आपके पास ज़्यादा है, तो इसमें से F1 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अभी इस सिलेंडर के ऊपर ज़्यादा कौन-सी वाली फ़ोर्स का इफ़ेक्ट बचेगा? तो आप फ़ौरन से बोलेंगे सर F2 का। तो यस, बिल्कुल F2 का बचेगा। अब F2 ऑब्जेक्ट पे कौन-सी डायरेक्शन में लग रही है? वो ऊपर की जानिब लग रही है। तो नेट फ़ोर्स तो बेसिकली इसी F2 की ही इफ़ेक्ट है ना। नेट फ़ोर्स जो इसके ऊपर बाकी बच गई है, वो किसका इफ़ेक्ट है? वो तो इसी F2 का इफ़ेक्ट है। तो मतलब ये है कि नेट फ़ोर्स किधर लग रही होगी? स्टूडेंट्स, यू विल से वो तो अपवर्ड लग रही होगी। तो यस स्टूडेंट, यही जो नेट अपवर्ड फ़ोर्स लग रही है इस सिलेंडर पे, इसी को हम अपथ्रस्ट या बॉयंट फ़ोर्स कहते हैं और वाटर की इस प्रॉपर्टी को हम बॉयंसी कहते हैं। सो वी विल डिफाइन द अपथ्रस्ट एज़, हम अपथ्रस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, it experiences a great pressure on its bottom surface than on its top. This net upward force is called upthrust or buoyant force. आई एम श्योर कि आपको buoyant force या upthrust का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, इस सारी डिस्कशन के बाद अब हम इस बात को समझने के काबिल हो गए हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो अपथ्रस्ट है वो ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट के वेट से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ज़रा अपथ्रस्ट किधर लगता है? ऊपर की जानिब, और वेट किधर लगता है? वो नीचे की जानिब लगता है। तो अपथ्रस्ट अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली क्या करेगा? वो राइज़ करेगा टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड और फिर वो वहाँ पे तैरने लगेगा, फ्लोट करेगा। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर अपथ्रस्ट कम हो और वेट ज़्यादा हो, तो आप कहेंगे कि सर फिर तो ज़रा वेट अगर ज़्यादा है तो वो नीचे की जानिब जाएगा और डूब जाएगा। और तीसरा पॉइंट कि अगर अपथ्रस्ट और वेट
दोनों इक्वल हो जाएँ तो आप कहेंगे कि सर फिर तो ये है कि वो सस्पेंड ही हो जाएगा किसी सर्टेन डेप्थ के ऊपर। तो येस, ये तीनों बातें याद रखिएगा। बाकी ये जो बात है ये हम डिस्कशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, आप एक दफ़ा इसको रीड करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ पे एक बड़ा क्रूशियल सा पॉइंट कि हमने देखा कि चाहे ऑब्जेक्ट राइज़ करे, चाहे ऑब्जेक्ट सिंक करे या चाहे ऑब्जेक्ट सस्पेंड हो जाए, तीनों के तीनों केसेज़ में हमारे पास जो अपथ्रस्ट है वो हमेशा मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड कैसे डिटरमिन किया जाए। तो यस, अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड डिटरमिन करने में हमारी हेल्प करता है आर्चिमीडेस प्रिंसिपल या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट आप लोगों के सामने मौजूद है, अभी मैं इस स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाता। हम इसको एक जनरल सी बात से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आर्चिमीडेस प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए चंद बातें आपके आपसे जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट, आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम एक मग को पानी से भरकर किसी भरी हुई बाल्टी में रखें तो उस बाल्टी में मौजूद वाटर का लेवल राइज हो जाता है। यही टेक्निक प्यासे कौवे ने भी इस्तेमाल की थी पिक्चर से पानी को राइज करने के लिए। और बाय द वे, यही टेक्नीक जो है वो जूस कॉर्नर वाले भी यूज़ करते हैं। जब वो ग्लास में आइस क्यूब डाल के जूस डालते हैं तो ग्लास में जूस कम डलता है, क्योंकि उसमें आइस ने पहले ही काफ़ी जगह ली हुई है। अब जूस तो आइस को डिस्प्लेस नहीं ना कर सकता कि उसको बाहर निकाले और अपनी जगह ले। इसलिए फिर थोड़ा-सा ही जूस डालने से जो है वो ग्लास भरा हुआ नज़र आने लगता है। तो दूसरी दफ़ा आपने एहतियात करनी है, जूस वाले को बोलना है कि नहीं भाई, पहले जूस डाल दो, फिर बाद में आइस क्यूब जो है वो मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं डलवा दूँगा। तो बहरहाल ये एक मज़ाक के लिए पॉइंट था। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में डालते हैं, तो उस पानी का लेवल राइज़ क्यों हो जाता है? स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है कि वो ऑब्जेक्ट खुद पानी में जितनी जगह लेता है, उतनी जगह से वो वाटर को हटा देता है। जब वो वाटर के कुछ हिस्से को डिस्प्लेस करता है, तो वाटर का वो पार्ट उस वेसल में बची हुई जगह में अगर गुंजाइश है तो एडजस्ट होता है, तो उसका लेवल राइज़ हो जाता है, वरना वो ज़ाहिर है उसकी साइड से नीचे गिर जाएगा। अब ये सारी तमहीद मैंने आपके सामने क्यों बाँधी है, तो बेसिकली जो आर्चिमीडेस प्रिंसिपल है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? आर्चिमीडेस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड में देखें ना, आर्चिमीडेस प्रिंसिपल हम क्यों इस्तेमाल करने जा रहे हैं भई? अभी हमने बात की कि आर्चिमीडेस प्रिंसिपल को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम उस पे लगने वाली अपथ्रस्ट या बुओयंट फ़ोर्स को कैलकुलेट कर सकें। तो आर्चिमीडेस प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड में डिप करें, बेशक आधा या पूरा यानी पार्शियली या कंप्लीटली, तो वो ऑब्जेक्ट लिक्विड में जाके वहाँ से अपनी जगह बनाने के लिए कुछ लिक्विड का हिस्सा डिस्प्लेस करेगा। तो ये सारी तमहीद बेसिकली इस स्टेटमेंट के इस पार्ट को समझाने के लिए थी। तो जितना हिस्सा लिक्विड का वो डिस्प्लेस करता है, लिक्विड के उस हिस्से का अगर हम वेट कैलकुलेट करें, तो लिक्विड के उस हिस्से का वेट बेसिकली उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले अपथ्रस्ट के बराबर होगा। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन द लिक्विड, एन अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड। यानी सिंपल यूँ समझें कि वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे कितनी बॉयंट फोर्स लगाएगा, इतनी जितना उस लिक्विड के हिस्से का वेट होगा जो उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है। अब इस बात को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे और इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमने एक सॉलिड सिलेंडर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और हाइट एच है, इसको हमने इमर्स यानी डिप किया हुआ है लिक्विड के अंदर एज शोन इन द फिगर। ये वही फिगर है जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो हम ये मान लेते हैं कि इस लिक्विड ये जो सिलेंडर मैंने इस जार के अंदर डिप किया हुआ है, तो इसकी ये जो अपर सरफेस है, इससे लेकर ये जो सरफेस ऑफ लिक्विड है, इस अपर सरफेस की डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड ये है मेरे पास h1। इसकी ये जो बॉटम सरफेस है, इसकी सरफेस ऑफ लिक्विड से लेकर जो डेप्थ है वो मेरे पास है h2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस या हाइट है ये मेरे पास h2 है। इस लिक्विड की सरफेस से लेकर सॉलिड सिलेंडर के टॉप तक का जो की हाइट जो है वो मेरे पास h1 है। तो देखें गौर से, इस पूरी h2 में से मैं अगर ये जो वाला पार्ट है h1 वाला पार्ट, ये इतनी लाइन अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ, बात समझ में आ रही है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी h2 है, इसमें से ये जितना हिस्सा है h1 वाला, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो पीछे ये जो हिस्सा बच गया, ये बेसिकली क्या बच गया, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये पॉइंट आपने ग्रैब कर लिया होगा।
तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली कि कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट h immersed in the liquid as shown in the figure if h1 and h2 are the depths of the top and bottom surface of the solid cylinder from the surface of the liquid, then h2 में से h1 माइनस करके हमारे पास क्या बचेगा h। स्टूडेंट्स मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास। अगर मैं ये देखूं कि इसकी टॉप सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, तो लेट P1 इज द प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर एट विच इज एट द हाई डेप्थ H1 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, देन द बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर हमारे पास प्रेशर किसके इक्वल होता है, रो जी एच। तो टॉप पे हमारे पास प्रेशर क्या है P1 और इसकी कितनी डेप्थ है H1, तो हमारे पास P1 किसके इक्वल हो जाएगा, रो जी H1 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये देखना है कि इस प्रेशर से अब इसकी टॉप सरफेस के ऊपर ये फोर्स कितनी लग रही है F1। हाँ भाई फोर्स हम जानते हैं कि प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स देखूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू पी ए। तो P1 किसके इक्वल होगा, F1 ओवर A1 के। ये इज इक्वल टू का साइन कहीं बाई मिस्टेक आ गया है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो F1 ओवर A इज इक्वल्स टू P1। हमारे पास F1 किसके इक्वल आ जाएगा, P1 इंटू ए के। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से जो P1 की वैल्यू है रो जी एच वन, उसको कहाँ पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पे। तो हमारे पास F1 विच इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिलेंडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो क्या आ जाएगी, F1 इज इक्वल्स टू रो जी एच वन ए। सिमिलरली आपने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया P2 ऑन इट्स बॉटम, जो कि कितना आ जाएगा, जैसे टॉप पे आया था रो जी एच वन, तो बॉटम पे कितना आ जाएगा, रो जी एच टू। और इसी तरह से आपके पास प्रेशर से हमने जो है वो डिफाइन कर लिया फोर्स को, तो हमारे पास इसकी बॉटम पे जो फोर्स लग रही है विच इज़ फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड F2, आपके पास क्या आ जाएगी, रो जी एच टू ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके ऊपर अब नेट फोर्सेस कितनी लग रही हैं। स्टूडेंट्स हमने कहा कि जैसे मैंने पीछे भी आपसे डिस्कस किया कि नेट फोर्सेस कितनी लगेंगी इसके ऊपर, F2 जो बड़ी फोर्स है माइनस इसमें से जो छोटी फोर्स है, माइनस किस लिए, दरमियान में, चूंकि फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने बाय डेफिनेशन देखा था कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाली नेट फोर्स है वही क्या कहलाती है, अपथ्रस्ट। तो हमारे पास अपथ्रस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, F2 माइनस F1। हाँ भाई सिंपल, जो हमारे पास पीछे इक्वेशंस बनी हुई हैं, दिस वन इक्वेशन 3 और दिस वन इक्वेशन 4, इसको सिंपली आप यहाँ पे आगे आके सब्सटीट्यूट कर लें। तो F2 की जगह मैंने लिख लिया रो जी एच टू ए और माइनस रो जी एच वन ए। रो जी और ए ये कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास H2 माइनस एच वन बचा। और आपको याद होगा कि H2 माइनस एच वन किसके इक्वल है, H के। तो सिंपल मैंने ये पुट कर लिया, तो मेरे पास अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स किसके इक्वल आ गई, रो जी ए एच। स्टूडेंट्स इस सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए। अब बात को गौर से समझिएगा, ये जो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये है ए। तो एरिया में हमारे पास दो लेंथ्स आ जाती हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। वैसे बात समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। हमारे पास एरिया में ऑलरेडी दो लेंथ्स हमारे पास इंक्लूड होती हैं। उसमें अगर हम तीसरी इसकी हाइट इसकी लेंथ को भी ऐड कर लें तो तीन लेंथ्स की प्रोडक्ट से हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो तो वॉल्यूम बनता है। तो देखें यहाँ पे इस टर्म में हमारे पास एरिया और हाइट मौजूद है। एरिया में तो दो टर्म्स पहले से आ रही होंगी, तो एक तीसरी लेंथ भी आप उसमें ऐड कर लें तो ए एच बेसिकली इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। सो अब थ्रस्ट आपके पास किसके इक्वल आ गया, रो जी वी। एंड रिमेंबर दैट दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमें स्टार्ट में क्या कहा था कि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो अपथ्रस्ट है वो बेसिकली उस फ्लूइड के वेट के बराबर होगी जितना वो ऑब्जेक्ट, जब हम उसको उस फ्लूइड में डिप करेंगे तो वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये इक्वेशन समवट कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही कि हम हमारे पास यहाँ पे अपथ्रस्ट वेट के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी आ रही है, ग्रेविटी है और साथ में हमारे पास वॉल्यूम है। सो स्टेटमेंट से अपनी मैथमेटिकल फॉर्म को मैच करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, आप जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो अप थ्रस्ट की ये जो इक्वेशन है मेरे पास रो जी वी, इसमें रो की जगह मैं लिख लेता हूँ मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय जी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो अप थ्रस्ट किसके इक्वल आ गया, एम जी। हाँ भाई ये एम जी क्या चीज़ है, तो भाई एम जी हमारे पास वेट ऑफ लिक्विड है विच इज़ डिस्प्लेस बाय द सिलेंडर। तो दस अप थ्रस्ट किसके इक्वल आ गया, रो जी वी विच इज़ द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यही हमने स्टेटमेंट दी थी कि जब एक ऑब्जेक्ट, when the object is totally or partially immersed in the liquid and up thrust acts on it which is equal to the weight of liquid it displaces। तो होप्स हो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास अप थ्रस्ट किस तरह से वेट के इक्वल होता है। तो याद रखें कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए या
उस लिक्विड का वेट कैलकुलेट करने के लिए जितना वो वहाँ से डिस्प्लेस करता है। तो एग्ज़ाम्स में आपने जब भी इसको टैकल करना है, तो इसी तरह से आप लोग पॉइंट्स की शक्ल में ये सारी चीज़ें लिख लें, तो होप सो ये सारी बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट किसी लेक्चर में जो है वो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।